ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस वाले पे एक कॉन्वेक्स सरफेस इस तरीके से है, ठीक है। यहां पर ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसका रेडियस जो है वो है मेरा 5r, ठीक है। इसके ऊपर एक व्हील चल रहा है। ये व्हील का जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल्स टू r। ये प्योर रोलिंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं व्हील, और ये वाले व्हील का किसी एक इंस्टेंट पे जो हमारा स्पीड है दैट इज v। ये वाला व्हील का किसी एक इंस्टेंट पे जो भी स्पीड है दैट इज इक्वल्स टू v, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, ऑब्वियसली ये दोनों टच कर रहे हैं, तो सीधी बात है ये हमारा जो दोनों का रेडियस ज्वाइन करता हुआ लाइन, सेंटर को ज्वाइन करता हुआ लाइन होगा, दैट विल बी माई कॉमन नॉर्मल। मान लो ये दोनों जो आपस में जहां पर टच करता है वो टचिंग पॉइंट है हमारा P। ये दोनों जहां पे हमारा टच करता है वो टचिंग पॉइंट जो है दैट इज P। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P। Find the acceleration of point P। ठीक है, किस तरीके से हम करेंगे? अच्छा, सबसे पहले एक चीज निकालना बहुत आसान है, और वो क्या है? जो हमारा इसका सेंटर है C, इसका सेंटर को C1 बोल दो और ये वाला सेंटर को C2 बोल दो। सो ऑब्वियसली बात है C1 इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, C1 इज एग्जीक्यूटिंग प्योर सर्कुलर मोशन अबाउट C2, हाँ कि ना? C1 is executing pure circular motion about C2, और C2 जो है ध्यान देना वो ग्राउंड फ्रेम है, यानी सब कुछ हमें ग्राउंड फ्रेम के अबाउट देखना पड़ेगा। तो C2 जो है वो तो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ग्राउंड फ्रेम में है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं C1 का एक्सीलरेशन देखूं दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली v² अपॉन 6r, क्योंकि ये r है और ये 5r है, तो टोटल जो रेडियस होगा इसका 6r होगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ C1 दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू v² अपॉन 6r। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, और ये इसका ग्राउंड फ्रेम का एक्सीलरेशन भी है। नाउ इसका डायरेक्शन बाय द वे क्या है? इसका डायरेक्शन क्या होगा C1 का एक्सीलरेशन का? वो इस डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, ओके। सो अब C2 के बारे में, पॉइंट P के बारे में देखो, क्योंकि यहां पर हमारा V है तो इसका ओमेगा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V बाई R। ओमेगा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V बाई R अबाउट दिस। ठीक है, सो एक्सीलरेशन ऑफ P with respect to C1 that will be simply equals to omega square R and that will be equals to V square by R। और इसका जो डायरेक्शन होगा तो हमारे पास आ गया है AP
C1 वेक्टर, ठीक है। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने प्लस आर कैप मान रहा हूं, दैट इज V स्क्वायर बाई R इंटू आर कैप, ठीक है। और ये जो हमारा AC1 वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू माइनस V स्क्वायर बाई 6R इंटू आर कैप। तो AP वेक्टर इक्वल्स टू प्लस A C1 वेक्टर, and that will come out to be equals to V square by R minus V square by 6R sorry into R cap, that is 5V square by 6R into R cap. This is the acceleration of the contact point P with the surface. तो in general rolling without slipping का जो काइनेमैटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोगों ने अब यहां पे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम मूव करेंगे द डायनामिक्स ऑफ प्योर रोलिंग, ठीक है। सो डायनामिक्स मतलब क्या है, फोर्स कितना है, टॉर्क कितना है, इन सब का एनालिसिस हम चालू करने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब यहां पर ध्यान दो, क्या लिख सकता हूं मैं, देखो कैसा भी क्वेश्चन आए, इसके रिगार्डिंग कैसा भी क्वेश्चन आए तो कुल मिला के इसको हम हमेशा 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है दैट इज फोर्स एनालिसिस, हमें उसका फोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरा हमें टॉर्क एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड लास्ट में कंस्ट्रेंट रिलेशन इफ एनी, ठीक है। और एक बात ध्यान देना, 99.99% केसेस के लिए ट्रू जो है वो सुनो, एक जो 0.01% केस है उसको हम अलग से एनालाइज करेंगे। All analysis to be done about center of mass, जो भी एनालिसिस है वो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही हमें करना पड़ेगा। द रीजन बीइंग, देखो अगर बॉडी हमारा प्योर रोटेशन कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो उस वाले केस में इनर्शियल फ्रेम पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बॉडी में ज्यादातर फ्रेम, पूरा जो चीजें होंगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सीलरेटेड फ्रेम्स ही होंगे। हर पॉइंट जो है वो एक्सीलरेटेड फ्रेम ही होने वाला है, और उनमें से कोई भी फ्रेम में हम एक्चुअल में तो एनएलएम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमें स्यूडो फोर्स का रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, वो जो भी स्यूडो फोर्स है बॉडी पे लगाऊंगा वो डेफिनेटली बॉडी का सेंटर ऑफ मास के थ्रू लगाने वाला हूं। देखो ग्राउंड फ्रेम में फोर्स एनालाइज करना बहुत आसान होगा, ठीक है, हाँ, बट ग्राउंड फ्रेम में टॉर्क एनालाइज करना भयंकर मुश्किल होने वाली है, ठीक है। सो ध्यान दो, स्यूडो फोर्स जो भी लगेगा वो हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाऊंगा, तो उस स्यूडो फोर्स का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में टॉर्क जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। यानी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो हमारा टॉर्क होगा वो एक्चुअल में इफेक्टिवली ग्राउंड फ्रेम का टॉर्क एनालिसिस के इक्विवेलेंट होगा। दैट्स वाई दो कुछ प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस है जिस पे नहीं हो पाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इन जनरल तो हमेशा ही हम सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ही लेने वाले हैं, और कोई पॉइंट के अबाउट एनालाइज मत करना, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी
क्या है मेरे पास? एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू सबसे पहले मैं इसको एनालिसिस करता हूं। क्या है मेरे पास? मेरे पास एक डिस्क है। डिस्क का जो रेडियस है वो है r, मास जो है वो है कैपिटल M, ठीक है, मास जो है वो है मेरा कैपिटल M। नाउ यहां पर हमारा जमीन जो है वो हमारा रफ है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारा म्यू है, ठीक है। नाउ यहां से एक धागा गया जो एक पुली से बंधा हुआ है, ठीक है, और ये जो मास है वो है मेरा स्मॉल m। जी मेरा इस डायरेक्शन में है, जी मेरा इस डायरेक्शन में है। दिस इज अ डिस्क, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड ACM इज द सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, अल्फा ब्लॉक का एक्सीलरेशन, ठीक है, आफ्टर द रिलीज। मैंने M को जब रिलीज कर दूंगा उसके बाद तीनों का एक्सीलरेशन निकालना है। ऑल्सो फाइंड म्यू मिनिमम फॉर प्योर रोलिंग टू बी पॉसिबल, फॉर प्योर रोलिंग टू बी पॉसिबल, ठीक है, ओके। सबसे पहले इस वाले का एनालिसिस करना चालू करते हैं, ठीक है। क्या क्या है हमें लेना, क्या क्या है? यहां पर ऑब्वियसली धागे का एक टेंशन लगेगा T, और यहां पर ग्राउंड पे एक फ्रिक्शन लगेगा F। अच्छा, ये वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है? ऑब्वियसली बात है स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग हो नहीं रही है। स्लिपिंग टेंडेंसी है बट कोई रिलेटिव स्लिपिंग जो है वो तो नहीं हो रही है। तो यहां पर फ्रिक्शन जो है वो डेफिनेटली हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। और ध्यान देना, ये वाला फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा वो भी हमारा जीरो होगा, क्योंकि एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स चाहे कुछ भी हो, ये वाले पॉइंट पे हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो होने के कारण जो हमारा पावर होगा दैट विल बी जीरो। यानी यहां पर जो हम है एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात, फ्रिक्शन यहां पर हमारा स्टैटिक है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। हाँ, स्लिपिंग होनी चालू हो जाए फिर हम ऑब्वियसली बात है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। नाउ इसके बाद इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा ACM, और यहां पर है अल्फा। यहां पर अगर दूसरा हम मास स्मॉल m को एनालाइज करें तो ऊपर लग रहा है टेंशन T, डाउनवर्ड लग रहा है mg, और इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है E, ठीक है। अच्छा, हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं टोटल? टोटल अगर हम देखें 5 वेरिएबल्स है, टेंशन, फ्रिक्शन, ACM, अल्फा, A। तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग 5 इक्वेशन जो है वो डेफिनेटली बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या अप्लाई कर सकता हूं? इसका फोर्स स्मॉल mg माइनस T इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू A। इसका फोर्स, अच्छा इसे वर्टिकल वहां पे लिखा नहीं, ठीक है ना, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में n इक्वल्स टू mg है, वो लास्ट में जरूरत पड़ेगी, देखेंगे बाद में। इसके लिए क्या लिख सकता हूं? कैपिटल T माइनस स्मॉल f
इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू ACM। ये वाले सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिखना है। तो T इंटू आर प्लस S इंटू आर, दोनों टॉर्क आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। I इज नथिंग बट डिस्क है, तो mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो हमारे पास यहां पर तो 3 रिलेशन आ गया है। ऑब्वियस सी बात है, रियलाइज इट, जो और कोई फर्दर फोर्स या फिर टॉर्क एनालिसिस डेफिनेटली हम नहीं कर पाएंगे। नाउ अब हम लोग करेंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का एप्लीकेशन। ये वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन डेफिनेटली 0 होना चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें, ट्रांसलेशन के कारण ACM, रोटेशन के कारण अल्फा आर, तो ACM माइनस अल्फा आर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। एंड लास्ट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ध्यान देना, ये वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन और ये वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है धागा हमारा टूट जाएगा। तो ये वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन है ACM और अल्फा आर, ये वाले का डाउनवर्ड है A, तो ACM प्लस अल्फा आर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू A। So this is the set of 5 equations that has to be solved simultaneously, जिससे कि हमें सारे के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। चलो सॉल्व कैसे करें। यहां पे एक R काट दो, अल्फा आर को ACM लिख दो, और अब तुम एक काम करो, T माइनस F इक्वल्स टू M इंटू ACM और T प्लस F M इंटू ACM बाई 2। तो इन दोनों को ऐड करते हुए 2T जो आएगा वो आएगा 3M इंटू ACM बाई 2। सॉरी, ठीक है। नाउ अब उसके बाद एक काम करो, इस वाले पे आ जाओ, इसके साथ mg माइनस टी, तो mg माइनस टी 3m ACM बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, स्मॉल m इंटू ए का जो वैल्यू है ध्यान देना 2 ACM है, तो 2m इंटू ACM, सो mg इक्वल्स टू 2m प्लस 3m बाई 4 इंटू ACM। तो मेरे पास ACM का वैल्यू आ जाएगा 4mg बाई 3m प्लस 8m। ये मेरे पास ACM का वैल्यू आ जाएगा। तो ACM आ गया तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास A भी आ गया। मेरे पास सब कुछ आ जाएगा, उस पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा। फ्रिक्शन का वैल्यू अगर हम ध्यान दें तो सब्सट्रैक्ट कर दो, 2f इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो f आ जाएगा m इंटू ACM बाई 4। माइनस क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं गलत माना हूं, ये वाला लेफ्ट की तरफ नहीं, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो मेरा राइट की तरफ होने वाला है। तो मैग्नीट्यूड को लेकर अगर मैं काम करूं, सो दैट विल बी स्मॉल m कैपिटल M इंटू G बाई 3 कैपिटल M प्लस 8 स्मॉल m। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू n, दैट इज म्यू mg। तो जो हमारा म्यू होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्मॉल m बाई
3 capital M plus 8 small m. This should be the minimum value of mu, जिसके लिए प्योर रोलिंग जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो पाएगा. ओके